तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस यूरा वंडरिंग डांस कंपनी का यूज करके प्रिंस तारिक के फादर यानी कि जिपिंग के किंग से मिलने के लिए पहुंचती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जिपिंग के किंग यूरा को अपने टेंट में आने देते हैं और यूरा के अंदर जाते ही वो कहते हैं, मुझे तुम्हारे सेवा की जरूरत नहीं है, तो बाहर जाकर उन कमीनों को खुश करो और हाँ, तुम्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। उन्हें देख यूरा मन ही मन कहती है, तो क्या ये सोच रहे हैं कि मैं एक डांसर हूँ जो कि अपने बिजनेस को और भी बढ़ाने और रिवॉर्ड्स पाने के लिए इनके पास आई हूँ। खैर उसके बाद तो यूरा कहती है, मुझे माफ कीजिए सर, मुझे बहुत भूख लगी है और आपका टेंट यहाँ सबसे बड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी किस्मत को आजमाऊं। ये सुन प्रिंस तारिक के फादर यानी कि जिपिंग के किंग उसे घूरने लगते हैं। यूरा भी घबरा जाती है और कांपते हुए कहती है, हर जगह पर युद्ध चल रहा है, अब हमारा बिजनेस भी इतना आसान नहीं रहा और हमें भोजन बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। मैं बहुत से दिनों से कुछ भी खाई नहीं हूँ। जिपिंग के किंग पासे में इशारा करते हुए कहते हैं, ठीक है, उस टेबल पर जो भी रखा है तुम उसे खा सकती हो। यूरा भी चौंक जाती है और टेबल पर इतना सारा खाना पड़ा देख हैरान हो जाती है कि इन्होंने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं। उसके बाद तो यूरा अपनी मुट्ठी कसती है और कहती है, योर हाइनेस, क्या आप बहुत बुरे मूड में हैं? लेकिन फिर वो खुद ही घबरा जाती है और कहती है, मेरा इरादा आपसे कुछ पूछने या जानने का नहीं था। खैर मैं आपके लिए नाच सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ आपको खुश करने के लिए, और तो और मैं आपके लिए गा भी सकती हूँ। जिपिंग के किंग एक बार को चौंक जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन यूरा इतनी आसानी से वहाँ से कैसे जा सकती है? इसीलिए वो कहती है, योर हाइनेस, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप अपनी खुशी बांटेंगे तो वो बढ़ेगी और अगर अपना दुख बांटेंगे तो वो कम होगा। ये सुन किंग उसे बुरी तरह से घूरते हैं, जिससे यूरा भी घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ कीजिए। लेकिन इतने में किंग कहते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर सर्विस द्वारा भेजा गया है, यानी कि प्रीमियर द्वारा? क्या मैं सही हूँ? ये सुन यूरा चौंक जाती है और किंग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वापस जाओ और उससे कहो कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो कैसे लड़ता है, या तो वो उस हत्यारे को मुझे सौंप दे या फिर पूरा एटलांटे मेरे बेटे के साथ दफन कर दिया जाएगा। इसी के साथ वो यूरा को पूरी तरह से घूरते हैं। यूरा भी चौंक जाती है, लेकिन फिर ईमानदारी से कहती है, तो फिर आप उस हत्यारे को चाहते हैं और अपने गुस्से को शांत करना है ना? आप प्रिंसेस के लापता होने के बारे में कुछ न जानने का नाटक करते हैं और बार बार उनसे प्रिंसेस की मांग करते हैं। वास्तव में आपने सच में एटलांटे पर अपनी आर्मी को भेज दिया। मैं जानती हूँ कि आपका शुरू से ही लक्ष्य था एटलांटे को दफनाने का। जिपिंग के किंग यूरा की बातें सुन रहे होते हैं और यूरा आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, बेशक आप ये भी जानते हैं कि प्रिंस तारिक ने इसमें अपना कितना योगदान दिया। अब अपने बेटे का नाम सुनकर जिपिंग के किंग गुस्सा हो जाते हैं और हाथ पटकते हुए खड़े हो जाते हैं कि क्या तुम? यूरा भी चिल्लाते हुए कहती है, युद्ध में मरने वाले लोगों ने क्या गलत किया था? वे दूसरे लोगों के बेटे हैं जिन्हें आप अपने बेटे के दुख में मार रहे हैं। अब जबकि आपने अपना बेटा खो दिया है तो आप ये चाहते हैं कि लाखों लोग भी अपने बेटे को खो दे? योर हाइनेस, क्या आप सच में चाहते हैं कि प्रिंस तारिक जो कि मर चुका है उस पर ये लाखों लोग आरोप लगाए, दोष लगाए कि उसके कारण हमने अपने बच्चों को खो दिया, उसके और उसके बाप के कारण? किंग तो गुस्से में यूरा पर तलवार ही चला देते हैं कि तुम चुप हो जाओ। उनकी चलाई तलवार से यूरा के गाल पर एक छोटा सा कट लग जाता है और किंग बहुत ज्यादा गुस्से में यूरा की ओर घूर रहे होते हैं। जिपिंग के किंग बहुत ज्यादा नाराज हो चुके होते हैं, इसीलिए वो अपनी तलवार यूरा के गले पर टिका देते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह वंडरिंग डांस कंपनी का कैरेज बड़े ही आराम से इस इलाके से निकल जाता है और पीछे से जर्नल कहता है उन्हें देखते हुए कि अरे यार, अगर मैं इन्हें खुद जाते हुए नहीं देखता तो मुझे लगता कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। सैनिक कहता है, जी हाँ, उन्हें यहाँ से भेज देने के आदेश खुद योर हाइनेस ने दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं उस कैरेज में, अंदर कैरेज में यूरा होती है, जिसे कैरी देखते हुए कहती है, यूरा क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे गाल पर लगी ये चोट? यूरा कहती है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम भी हो गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं जिपिंग के किंग के टेंट में प्रिंस तारिक की तस्वीर को छूते हुए जिपिंग के किंग कहते हैं, मेरे बच्चे,
तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। यूरा यहाँ से सेफली निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो प्रिंस तारिक के फादर को यानी कि जिपिंग के किंग को कन्विंस करने में कामयाब रही, लेकिन उसने ये कैसे किया वो हमें आगे पता चलेगा। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एटलांटे में। एटलांटे के किंग अपने तीनों बेटों के साथ भरी सभा में होते हैं, जहाँ पर पॉप के साथ आम जनता भी मौजूद होती है। किंग परेशान होते हुए पूछते हैं, जिपिंग के आर्मी कैंप में भेजे हुए हमारे दूत ने आकर क्या कहा है। कैरिगम कहता है, मुझे माफ करें, लेकिन वो जिपिंग के आर्मी कैंप में जा ही नहीं सका। अब ये सुन किंग तो उसे थप्पड़ ही मार देते हैं कि बकवास है, तुम लोग किसी काम के ही नहीं हो। कैरिगम खुद को संभालते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप तो जानते ही हैं कि जिपिंग का किंग कितना जिद्दी आदमी है और मैं अब भी उनके पास तक पहुँचने का रास्ता खोज रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। किंग तो भड़क जाते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, तुम बेकार हो, किसी ऐसे इंसान को जो कि ये काम करे। अब ये सुन तो मॉड्रेट खुश हो जाता है और कैरिगम चौंक जाता है। किंग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम क्या कहते हो। पॉप कहता है, योर हाइनेस, मैं ये सोचता हूँ कि प्रिंस मॉड्रेट द्वारा सुझाया गया शांति समझौता सबसे अच्छा तरीका है। किंग तुरंत ही मना करते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, उनकी शर्तें बहुत कठोर हैं। इसके अलावा उनकी एक और शर्त भी है कि हम यूरा को उन्हें सौंप दें, लेकिन यूरा तो गायब हो गई है। मॉड्रेट कहता है, मैंने जिपिंग के दूतों से पहले ही बातचीत कर ली है और वो लोग यूरा की जगह पर उससे रिलेटेड 100 लोगों को चाहते हैं, यानी कि वे लोग प्रिंस तारिक के लिए उन 100 लोगों को बलिदान करेंगे। ये सुन किंग इससे पहले कि कुछ कह पाते, पॉप यानी कि प्रीस्ट बोलता है कि योर हाइनेस, इस सिचुएशन में यही ठीक रहेगा। अभी हम ऐसी कंडीशन में नहीं है कि यहाँ पर कोई और तर्क वितर्क कर सके। पीछे से सारे लोग भी पॉप को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, जी हाँ, इस वक्त हम जैसे सिचुएशन में हैं, ऐसे में तो यही सही रहेगा। इतने में वहाँ पर चिल्लाते हुए कोई कहता है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए 100 निर्दोष लोगों के जानों का बलिदान देने जा रहे हैं। इसी के साथ दरवाजा खुलता है और यूरा अंदर एंट्री लेती है। उसके पीछे यानी कि साथ ही जेवियस और रेनाल्ड भी होते हैं। यूरा मजाक उड़ाते हुए कहती है, पॉप, आप तो सच में बहुत दयालु हैं, सिर्फ 100 निर्दोष लोगों की जानें ले रहे हैं। उसे देख तो मॉड्रेट एकदम चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ये यहाँ पर जिंदा वापस कैसे आ सकती है। मॉड्रेट तो चिल्लाते हुए कह पड़ता है कि यूरा, तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की। यूरा कहती है, कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं मरी नहीं हूँ, तो क्या तुम्हें इससे निराशा हो रही है कि मैं वापस लौट कर आ गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, पॉप यानी कि प्रीस्ट बात को संभालते हुए कहते हैं, स्वाभाविक रूप से अब जबकि प्रिंसेस वापस आ गई हैं, तो उनके पापों का हर्जाना किसी और को नहीं भरना पड़ेगा, यानी कि वो अपने खुद के पापों का प्रायश्चित तो कर ही सकती हैं, है ना। यूरा उसके क्लोज जाती है और हंसते हुए कहती है, मैं एक विक्टिम हूँ, तो तुम मुझे पापी कैसे ठहरा सकते हो। तुम्हारे कपड़े बहुत साफ हैं, लेकिन इसके अंदर लिपटे तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो। उसके बाद तो वो अपने फादर के सामने जाती है और उन्हें ग्रीट करती है कि इतने लंबे समय तक एक तरफी राय सुनने के बाद क्या अब आपको नहीं लगता कि आपको मेरी राय भी सुन लेनी चाहिए। कृपया मेरी भी राय सुने डैड। किंग कहते हैं, तुम क्या कहना चाहती हो। यूरा कहती है, प्रिंस तारिक की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे डैड, शायद आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे। भले ही मैं उस हमले में लगभग मर ही क्यों न गई थी, आखिरकार इतने लंबे समय से बदनामी सुनने के बाद आप भी धोखा खा गए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंग शांति से सुन रहे होते हैं और यूरा कंटिन्यू करते हुए कहती है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपको सबूत दिखाऊंगी। उसके बाद क्या था, रेनाल्ड आगे धकेलता है हैरी और कैरी को और यूरा उन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने उस दिन जो कुछ भी देखा था उसके बारे में सच बताओ। अब ये देख मॉड्रेट की फट जाती है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जाहिर है शुरू से ही मॉड्रेट का ये सब प्लान था, यानी कि उसने ही प्रिंस तारिक को एटलांटे बुलाया, उसने ही चालाकी से यूरा की शादी प्रिंस तारिक से करवाई और जब वे जिपिंग जा रहे थे तब उसने अपने लोगों को भेजा उन्हें मारने के लिए, लेकिन प्रिंस तारिक ने यूरा को बचा लिया और वो खुद मर गया। यूरा भी भागने में कामयाब हो गई, तो मॉड्रेट ने इसका भी फायदा उठाया और यूरा पर ही इल्जाम डाल दिया प्रिंस तारिक के मौत का। साथ ही वो किंग पर भी प्रेशर डालता है कि वो कोई गलत कदम उठाए, जिसका फायदा उठाकर मॉड्रेट नया किंग बने। और इन सब में शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है मॉड्रेट को पॉप यानी कि प्रीस्ट। खैर यूरा किंग को बताती है कि डैड, ये है विलन कैरी और ये आदमी
उसके फादर हैं। कैरी भी रोते हुए कहती है, प्रिंसेस यूरा हमारे पास आई थी और उन्होंने पूछा कि क्या हमने हत्यारे को देखा है जिसने प्रिंस की हत्या की थी, लेकिन अब तो इतना समय बीत चुका है कि मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं है। ये सुन मॉड्रेट रिलैक्स हो जाता है कि शुक्र है इसे कुछ भी नहीं पता, और किंग यूरा पर भड़क जाते हैं कि यूरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस लड़की को धमका कर यहाँ लाई हो और ये लड़की तुम्हारे ही खिलाफ गवाही दे रही है, कितने अफसोस की बात है। यूरा कैरी की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, तुम इन्हें सच बताओ, समझी। किंग भड़क जाते हैं कि उसे डराओ मत। उसके बाद तो किंग बड़े ही प्यार से कैरी से कहते हैं, डरो मत, बस सच बताओ, यहाँ मेरे रहते तुम्हें कोई चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। कैरी भी खुश हो जाती है और कहती है, योर हाइनेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन हम रेगिस्तान से गुजर रहे थे और तभी हमने देखा एक बहुत ही गंदा और भयानक दृश्य, लेकिन जब हम उस जगह के करीब पहुँचे तो वहाँ पर केवल एक ही आदमी जिंदा था। वहाँ हर कोई मर चुका था, लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि उन्हें मारने वाला कौन था। इतने में यूरा चिल्लाते हुए कहती है, तुम सच बोलो। कैरी तो और भी जोर से रोने लगती है कि योर हाइनेस। वो तो सीधा किंग के कदमों में आ जाती है और उन्हें कुछ देते हुए कहती है, ये वो चीज है जिसे उस आदमी ने हमें दिया था। उस आदमी ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था। ये लेटर ही साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। अब ये देख मॉड्रेट और यूरा दोनों ही चौंक जाते हैं। यूरा तुरंत ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है कि वो मुझे दो, लेकिन किंग उसे पकड़ लेते हैं। हर कोई हैरान होता है और किंग उस कपड़े को खोलते हैं जिसके अंदर खून में लथपथ एक लेटर होता है और उसके ऊपर एक लॉकेट। और किंग जब उस चैन वाले लॉकेट को खोलते हैं तो उसके अंदर तस्वीर होती है प्रिंस तारिक की। किंग चौंक जाते हैं और उस तस्वीर को कैरी को दिखाते हुए कहते हैं, क्या ये वही इंसान है जिसे तुमने देखा था? मतलब जब तुम उस जगह पर पहुँचे थे तो क्या ये इंसान जिंदा था और इसने ही तुम्हें ये दिया? ये सब सुन के मॉड्रेट की तो एकदम फटी पड़ी होती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। योर हाइनेस, जब डॉक्टर्स ने प्रिंस तारिक की बॉडी को देखा तो उन्होंने बताया कि उनकी हत्या तेज तलवार से की गई थी। मतलब वो तलवार लगते ही कुछ सेकंड के अंदर मर गया था। अगर ये लड़की सच में सच बोल रही है तो कैसे ये सब कैसे हो सकता है? इतने में यूरा बोलती है, बड़े भाई तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंस तारिक की मौत सिर्फ एक बार तलवार लगने से ही हो गई थी? तुम्हें नहीं लगता? मैं वहाँ पर खुद मौजूद थी तो मैं इस बारे में ज्यादा बता सकती हूँ। योर हाइनेस, जब उस दिन मुझ पर हमला हुआ तो प्रिंस तारिक ने मुझे बचाने के लिए मुझे किसी और के साथ भागने के लिए भेज दिया ताकि मैं वहाँ से बचकर निकल जाऊँ। हालांकि मेरे जाने से पहले ही उनके सीने में एक लंबी सी तलवार घुसेड़ दी गई थी, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था। इसीलिए जिस डॉक्टर की बात पर आप भरोसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर एक ढोंगी है या फिर उसे सच्चाई छिपाने के लिए किसी ने रिश्वत दी होगी। क्या मैं सही हूँ बड़े भाई मॉड्रेट? अब यूरा की ये सब बातें सुन मॉड्रेट के पसीने छूट जाते हैं और वो कैरी की ओर देखते हुए मन ही मन कहता है, ये लड़की मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद तो उसे समझ में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों मिले हुए हो। योर हाइनेस, यूरा और ये लड़की, ये दोनों। इतने में किंग चिल्लाकर कह देते हैं कि चुप हो जाओ, प्रीमियर और यूरा को छोड़कर तुम सभी यहाँ से चले जाओ। मॉड्रेट उनसे बहस करने का सोचता है कि आप ऐसे कैसे हमें भेज रहे हैं। पॉप यानी कि प्रीस्ट इशारा देते हुए कहता है, प्रिंस। फिर क्या था, वो पॉप की बात मान जाता है और पूरी सभा खाली हो जाती है। किंग के सामने केवल प्रीमियर और यूरा होते हैं और किंग उन दोनों से कहते हैं, क्या तुम दोनों को पता है कि ये लेटर किस विषय के बारे में लिखा गया है? तुमने इसे पढ़ा है क्या? यूरा कहती है, नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई लेटर भी है। प्रीमियर भी कहता है, जी हाँ, मैं भी नहीं जानता था। फिर क्या था, किंग वो लेटर प्रीमियर को देते हैं और कहते हैं, बेशक उसने तुम लोगों को कभी कुछ बताया ही नहीं, अगर बता देता तो ये लेटर थोड़ी होता। प्रीमियर उस लेटर को लेकर पढ़ने लगता है और यूरा भी उसमें देखने लगती है कि आखिर लिखा क्या है। उसमें लिखी चीजें पढ़कर तो ये दोनों ही शर्मा जाते हैं और यूरा कहती है, ये तो बदनामी है। मैं और प्रीमियर उन दोनों को ऐसे देख किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में नहीं जानता? यूरा और प्रीमियर तो ये सुनकर चौंक जाते हैं और किंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद तुम दोनों के बीच का जो ये मामला है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस तारिक को भी इस मामले के बारे में पता चलेगा और वो मरते समय इस स्थिति को सुलझाना कभी नहीं भूलेगा। प्रीमियर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि योर हाइनेस, यूरा। किंग
उसे रोकते हुए कहते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। तुम्हें ये लेटर दिखाने का मेरा उद्देश्य तुम्हारे पापों को सजा देना नहीं है। प्रीमियर चौंक जाता है और कहता है, योर हाइनेस, क्या आप इस बात से श्योर हैं कि ये लेटर असली है? किंग हंसते हुए कहते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका कारण जानने की जरूरत भी नहीं है। प्रीमियर, तुम सबसे पहले उस घटना वाली जगह पर पहुँचे थे। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि प्रिंस तारिक के लेटर में ये जो लिखा है कि उसके हत्यारे के पास होली सी का प्रतीक था, मतलब होली सी का सिंबल। प्रीमियर यूरा की ओर देखता है और अपने पास से एक तलवार निकालता है। किंग के सामने वो तलवार दिखाते हुए कहता है, योर हाइनेस, ये वही तलवार है जिसने प्रिंस तारिक को छेद दिया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने तलवार पर बना निशान देखा और तुरंत ही इस तलवार को निकालकर अपने पास छुपा लिया। किंग उस होली सी के सिंबल को टच करते हैं और बहुत ही सीरियस वे में बोलते हैं, बहुत अच्छा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। आगे से तुम इस मामले में हिस्सा मत लेना और किसी से भी इसका जिक्र भी मत करना। प्रीमियर कहता है, जी हाँ, मैं समझ गया। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि होली सी पॉप का सिंबल है, यानी कि प्रीस्ट का। खैर, उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सर्विस हाउस पर, यानी कि प्रीमियर के घर पर। कैरी चिल्लाते हुए आती है कि तुम आखिरकार वापस आ ही गई। आखिर मैंने कैसा किया? क्या उस बूढ़े किंग ने मुझ पर भरोसा किया? यूरा खुशी से उसे पकड़ते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतना अच्छा कैसे कर लिया। तुम तो कमाल की हो कैरी। अब उन्हें ऐसे देख प्रीमियर बीच में आते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद कैरी, लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम जिपिंग के किंग से सबूत पेश करने के लिए हेल्प ले पाओगी। आखिर तुमने ये सब किया कैसे? यूरा हंसते हुए कहती है, मैंने तो बस अपने दिल का इस्तेमाल किया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। पूरे एटलांटे में शांति छाई होती है और लोग भी बेहद खुश होते हैं, क्योंकि लगातार 3 बैठक होने के बाद एटलांटे और जिपिंग के बीच शांति समझौता हो जाता है। एटलांटे जिपिंग को भारी मुआवजा देता है और ये वादा भी करता है कि वो प्रिंस तारिक के हत्यारे को ढूंढेगा। और इस तरह से प्रिंस तारिक के मौत के कारण शुरू हुए इस युद्ध को पूरे 1 महीने बीतने के बाद खत्म कर दिया जाता है, यानी यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद तो हम देखते हैं किंग को, जो कि अपने चारों बच्चों और प्रीमियर को अपनी सभा में बुलाते हैं कुछ जरूरी बात करने के लिए। वहां पहुंचने के बाद मॉडरेट आसपास देखता है और कहता है, योर हाइनेस, आपने हमें युद्ध विराम के समझौते पर बात करने के लिए बुलाया है ना? तो आपने यहाँ पर पॉप को क्यों नहीं बुलाया? उन्हें बुलाना ठीक रहेगा। ये सुन यूरा उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, क्या मालिक यहाँ पर नहीं है तो कुत्ता बेचैन हो रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए यहाँ पर कोई हड्डी ढूंढ लेनी चाहिए। ये सुन मॉडरेट चिल्ला पड़ता है कि यूरा, ज्यादा मत बोलो। यूरा भी कहती है, क्या कहा तुमने? तुम नहीं जानते कि ज्यादा कौन बोलता है? और वैसे भी ये योर हाइनेस की सभा है, तो यहाँ पर वो किसको बुलाना चाहते हैं, इसका निर्णय लेने की योग्यता तुम्हारे पास है क्या? या फिर तुम ही योर हाइनेस की ओर से निर्णय ले रहे हो? क्या तुम खुद को किंग समझ रहे हो? ये सुन मॉडरेट की भी फट जाती है और वो कहता है, नहीं नहीं योर हाइनेस, मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। किंग कहते हैं, ठीक है, तुम सभी विदेशी दूतावास में तैनात लोगों की टीम के बारे में जानते हो ना? मैंने 1 साल के भीतर प्रिंस तारिक की हत्या करने वाले हत्यारे को खोजने और उसे दंडित करने का वादा किया है, और यहाँ मौजूद वो टीम इस मामले की प्रगति की निगरानी करेगी जिसे जिपिंग ने यहाँ पर छोड़ा है। कैरिगम, मैं उस हत्यारे को ढूंढने का काम तुम पर छोड़ता हूँ और दोबारा तुम मुझे निराश मत करना। कैरिगम भी खुशी से कहता है, जी चिंता मत करिए, आपका बेटा ये मिशन अच्छे से पूरा करेगा। उसके बाद तो किंग कहते हैं, हार्ट, तुम्हें भी कुछ काम करना सीखना चाहिए। मैं जिपिंग के दूतों के मामलों को संभालने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। हार्ट भी खुश हो जाता है कि जी। उसके बाद तो किंग कहते हैं, यूरा, तुम अभी अभी वापस आई हो तो तुम बहुत थकी भी होगी, इसीलिए इंपीरियल सिटी के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए थोड़ा आराम कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रजा के बीच जो तुम्हारे प्रति गुस्सा है उसे शांत
शांत करो और युद्ध के कारण हमारा जो भी नुकसान हुआ है, यानी कि हमारे जिन भी शहरों और गांव को चोट पहुंचा है, जो कि टूट फूट गया है, उसका तुम पुनर्निर्माण करने का काम करो। मतलब मैं तुम्हें पुनर्निर्माण का काम सौंपता हूँ। ये सुन मॉड्रेट चौंक जाता है कि क्या पुनर्निर्माण का काम यूरा को दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम है, आखिर यूरा इसे कैसे कर सकती है। यूरा तो खुशी से कह देती है कि ओके, मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं अच्छे से करूँगी। लेकिन मॉड्रेट बोल पड़ता है कि योर हाइनेस, युद्ध के कारण पहुंची क्षति को पुनः से निर्माण करना एक बहुत बड़ा काम है। आखिर प्रिंसेस यूरा इसे कैसे कर सकती है। लेकिन किंग तो उसे अनदेखा कर देते हैं और प्रीमियर से कहते हैं यूरा ये काम पहली बार कर रही है, इसीलिए तुम प्लीज उसकी मदद करो। प्रीमियर भी हामी भर देता है और मॉड्रेट इस तरह से खुद को इग्नोर होता देख चिल्लाते हुए कहता है योर हाइनेस। लेकिन किंग तो उसे बहुत ही गुस्से में घूरते हैं, जिससे कि उसके भी पसीने छूट जाते हैं। और किंग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं जहाँ तक रही बात तुम्हारी, तो मैंने सुना है कि हाल ही में रेगिस्तान में डाकू प्रकट हुए हैं। उस स्थिति को संभालने के लिए तुम होली सी के लोगों के साथ वहाँ जाओ, समझे, और तुम्हें आज ही जाना होगा। मॉड्रेट तो हैरान रह जाता है कि क्या मुझे सीधा एटलांटे से बाहर ही भेज रहे हैं, वो भी रेगिस्तान में। लेकिन फिर भी वो हामी भर देता है कि ठीक है। उसके बाद क्या था, यूरा पहुँचती है प्रीमियर के घर पर और सीधा अपनी सैंडल वैंडल फेंक कर सीधा सोफे पर कूदते हुए कहती है अंततः आज का दिन खत्म हुआ, ये बहुत थका देने वाला था। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हारे और जिपिंग के बीच हुए इस कॉपरेशन में क्या है। प्रीमियर यूरा के सैंडल को उठाते हुए कहता है खैर जिपिंग ने कुछ स्थिति में हमारी मदद करने का वादा किया है, वो भी एक शर्त पर कि प्रिंस तारिक की मौत से रिलेटेड सभी लोगों को निगरानी टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से मार दिया जाएगा। यूरा अच्छे से बैठे हुए कहती है ओ, तो अब हमारे जीतने की संभावना और भी अधिक हो गई है। तो क्या मैं थोड़ा सा कर लूं आराम। प्रीमियर कहता है नहीं। फिर क्या था, यूरा नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन प्रीमियर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और फिर खुद के पैरों पर कुशन रखते हुए कहता है चलो आ जाओ। अब ये देख तो यूरा भी खुश हो जाती है और लेटकर आराम करने लगती है। प्रीमियर यूरा को समझा रहा होता है कि किंग ने तुम्हारी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए तुम्हें इतना अच्छा काम दिया है, तो तुम इसे अच्छे से करना, समझी ना। मतलब मैं तुमसे बस नॉर्मली ही बात कर रहा हूँ। यूरा भी कहती है हाँ, ये दोनों तो मस्त एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी ओर मॉड्रेट अपने होली सी के लोगों के साथ एटलांटे से बाहर निकलता है और एक बार को एटलांटे के बंद गेट को देख मन ही मन गुस्से से कहता है यूरा। इसी के साथ वो अपने ब्रॉच को फेंक देता है कि हम फिर से मिलेंगे। समझ रहे हो गाइस, मॉड्रेट को अपने भाइयों से बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन यूरा से उसे डर है कि वो उसे किंग बनने नहीं देगी और खुद क्वीन बन जाएगी। खैर ये तो बेवजह ही यूरा के पीछे पड़ा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद एक छोटे से गांव में। वहाँ पर ढेर सारे लोग लाइन लगाए खड़े होते हैं और पैलेस के गार्ड्स के साथ वहाँ पर यूरा पहुँची होती है लोगों में खाना बांटने के लिए। यूरा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को समझा रही होती है कि चिंता मत कीजिए, ये आप सभी को मिलेगा, इसलिए बस लाइन में लग जाइए और शांति बनाए रखिए। नताशा उन सभी के बीच खाने वाली ब्रेड बांट रही होती है और वो यूरा से कहती है योर हाइनेस, आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही आप 1 दर्जन से भी ज्यादा गाँव में दौड़ चुकी हैं, क्या इससे आपका शरीर अभी तक थका नहीं। यूरा कहती है मैं ठीक हूँ, ये आखिरी है, चलो काम के बाद हम साथ में ही आराम करेंगे, वरना कुछ लोग कहेंगे कि मैं आलसी हूँ। ऐसा कहते हुए वो प्रीमियर की ओर देखती है, लेकिन जब प्रीमियर उसकी ओर देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। तभी उन भीड़ के बीच यूरा का ध्यान जाता है एक लेडी पर, जो कि अपने गोद में बच्चा लिए हुए आ रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है योर हाइनेस, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यूरा भी तुरंत उसके पास पहुँच जाती है और कहती है नताशा, तुम टाइम लो और मैं जाकर डॉक्टर को बुलाती हूँ ताकि हम इस बच्चे को देख सके। इसी के साथ यूरा उस बच्चे के सर पर हाथ रखती है और देखती है कि अरे इसकी बॉडी तो बहुत गर्म है। इसी के साथ वो नोटिस करती है कि बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे से दाने हो गए हैं। अब ये देखकर तो यूरा चौंक जाती है और कहती है ये तो स्मॉल पॉक्स है, यानी कि चेचक। ये सुनकर तो वहाँ के लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या। वे लोग डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं और हर कोई हैरान होता है क्योंकि उस टाइम पर स्मॉल पॉक्स
यानी कि चेचक एक बहुत बड़ी बीमारी थी, बीमारी नहीं महामारी थी। इसके बारे में जानते ही वहाँ के लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यूरा के हाथ को पकड़कर प्रीमियर भी उसे अपने करीब खींच लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, पूरे गांव को बंद कर दो और यहाँ से एक भी इंसान को बाहर जाने मत देना। यूरा कहती है, रुको एक मिनट, ये सब किस लिए है? प्रीमियर चिल्लाते हुए कहता है, ये चेचक है। यूरा कहती है, चेचक तो क्या? लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि इस टाइम में ये एक महामारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसमें पेशेंट को यानी कि मरीज को बस अपनी मौत का इंतजार ही करना होता है। फिर तो यूरा चौंक जाती है और प्रीमियर से कहती है, रुको एक मिनट, तुम इस गांव के साथ क्या करने वाले हो? लेकिन प्रीमियर बहुत अजीब सा रिएक्शन देता है क्योंकि गाइस उस टाइम पर जब ऐसी कोई बड़ी बीमारी होती थी जिसका कोई इलाज नहीं होता था तो पूरे गांव को ही जलाकर मार दिया जाता था ताकि वो बीमारी आगे और न फैले। अब प्रीमियर के बिना ये सब कहे ही यूरा समझ जाती है और कहती है, अपना बचाव हम खुद करेंगे। इसी के साथ वो घूमती है और अपने कपड़े को फाड़ते हुए कहती है, एमिली जाओ कपड़ों को फाड़ कर कुछ पट्टियाँ बनाओ जिसका यूज सभी लोग अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए करेंगे। और हाँ, स्ट्रॉन्ग वाइन भी ढूंढो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यूरा तो अपना मुंह बांध लेती है और प्रीमियर उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या करने जा रही हो? यूरा चिल्लाते हुए कहती है, सभी लोगों को ये बताओ कि ये बीमारी चेचक क्योर की जा सकती है। ये सुन प्रीमियर भी हैरान हो जाता है कि क्या इसका भी इलाज है? यूरा कुछ और कपड़े फाड़ती है और उससे हाथों में दस्ताने पहन लेती है। साथ ही वो नताशा से कहती है कि इस माँ बेटे को साथ ले लो। लेकिन जब उसे पीछे से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पीछे देखती है और पाती है कि नताशा खुद बहुत डरी हुई है। उसे खुद भी डर लग रहा है कि कहीं इस माँ बेटे को छूने के चक्कर में मुझे ये बीमारी न हो जाए। खैर यूरा कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम जाकर कमरों को साफ कर दो जहाँ पर इन मरीजों को रखा जाएगा। और आप सभी लोग घबराइए मत, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। आप लोग भी खुद को मेरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं, मास्क लगाकर और हाथों में दस्ताने पहन के। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। आप सभी लोग अपने खुशहाल जीवन में वापस लौटोगे। बेशक अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आप लोग खुद को अल्कोहल यानी कि शराब से धो सकते हैं जिससे कि आप लोग कीटाणु रहित हो जाएंगे। इसके बाद मुझे गांव के हर कोने में स्पिरिट छिड़कने के लिए 5 लोगों की जरूरत है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की जांच करो। यहाँ पर जो कोई भी चेचक से संक्रमित है उसे आराम करने के लिए उन कमरों में ले जाओ। उसके बाद तो यूरा उस बच्चे को उठाने लगती है कि मेरे साथ चलिए। हर कोई हैरान होता है कि यूरा चेचक से संक्रमित बच्चे को ऐसे ही टच कर रही है। खुद यूरा के मेट्स भी चौंकी होती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में नताशा भी अपने कपड़े फाड़कर मास्क या दस्ताने बनाने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर एक और मेड आगे बढ़ती है कि ठीक है तो हम भरोसा करेंगे। ऐसे ही एक एक करके लोग यूरा पर भरोसा करने लगते हैं। ये सब प्रीमियर भी देख रहा होता है। उसके बाद तो वो कहता है, फेफी तुम तुरंत वांगचेंग वापस जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे वापस जाने से पहले ही कोई अफवाह फैले। वो भी हामी भरता है। उसके बाद तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यूरा कुछ कर रही होती है कि इतने में पीछे से नताशा आते हुए कहती है, आपने जो भी कहा मैंने वो सब किया। इस गांव में अल्कोहल यानी कि शराब का यूज करके मैंने सभी को कीटाणु रहित कर दिया और मरीजों को भी अलग जगह पर रख दिया है। इस पूरे गांव में 173 लोग हैं यानी कि 173 और उनमें से 31 यानी 31 लोग इस बीमारी इस चेचक से संक्रमित हैं। यूरा कहती है, सौभाग्यवश हालत अभी भी हमारे कंट्रोल में है। सुनो, अब मेरे लिए एक और काम करो, एक ऐसी गाय ढूंढो जो कि चेचक से संक्रमित हो। तभी वहाँ पर आते हुए प्रीमियर कहता है, इस मामले को तुम मुझ पर छोड़ दो। वो भी यूरा का साथ देने के लिए मास्क और दस्ताने पहनकर आ गया होता है। यूरा भी उसे देखती है और प्रीमियर उसके क्लोज आते हुए कहता है, मैं ये करूँ ना? यूरा भी खुशी से कहती है, ठीक है, मैं इस काम को तुम पर छोड़ती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रीमियर एक गाय लेकर आ जाता है जो कि चेचक से संक्रमित होती है। वो देख यूरा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, तो अब टीकाकरण करने का समय है, तो आओ सभी लोग इस गाय को छुओ। ये सुन प्रीमियर
प्रीमियर चौंक जाता है और सभी लोग तो हैरान होते ही हैं। लोगों के बीच से एक आदमी कहता है, हम इसे क्यों छुए? अगर हमने इसे छुआ तो हमें भी चेचक हो जाएगा। यूरा कहती है, हाँ, यहाँ पर सभी का संक्रमित होना जरूरी है। ये सुन लोग हैरान रह जाते हैं और उसके बाद भड़कने लगते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या हमें मार डालना चाहती हो? तुम चाहती हो कि हम इसे छुए और खुद भी संक्रमित हो जाए ताकि तुम इस गांव को चलाकर भस्म कर दो, है ना? वो लोग तो गुस्से में यूरा की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन पैलेस के गार्ड्स उन्हें रोक रहे होते हैं। प्रीमियर भी हैरान होकर यूरा की ओर देखता है कि शायद तुम जो चाहती हो वो ना हो, लेकिन फिर वो चौंक जाता है क्योंकि यूरा खुद के उंगली को कट करके उस गाय को छू लेती है। प्रीमियर उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती है। प्रीमियर तो टेंशन में आ जाता है, लेकिन यूरा उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसी के साथ वो पब्लिक के बीच अपने हाथ को लहराते हुए कहती है, देखो सभी लोग, ये सिर्फ चेचक को रोकने का एक तरीका है जो कि आप लोगों को मरने नहीं देगा। आप लोगों को मेरे अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप मेरे जीवन पर भी भरोसा नहीं करेंगे? मतलब मैं अपने जीवन के साथ मजाक थोड़ी न करूँगी। अब यूरा को इतनी मेहनत करते देख प्रीमियर भी अपने हाथ को कट कर लेता है और सभी से कहता है, आप लोग अभी भी क्यों सोच रहे हैं? प्रिंसेस अपने ही जीवन को खतरे में क्यों डालेंगी? कृपया करके प्रिंसेस की दयालुता को निराश मत कीजिए। ये सब देख भीड़ में से एमिली कहती है, मैं प्रिंसेस पे विश्वास करती हूँ। और ऐसे करके धीरे धीरे एक एक लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि ठीक है, हम इस बार विश्वास कर लेते हैं। अब इस तरह से एक दो लोगों को बढ़ते देख सभी लोग भी आपस में देखते हैं कि चलो कर ही लेते हैं। फिर क्या था, वे सभी लाइन में लग जाते हैं और यूरा की तरह ही अपने हाथों को कट करके उस गाय को छूने लगते हैं। ये सब देख यूरा राहत की सांस महसूस करती है और प्रीमियर की ओर खुशी से देखती है। तो इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, देरी के लिए आई एम सॉरी गाइस।